हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो आज मेरा एसबीआई पे प्री का एग्जाम था, हो गया है। 20 तारीख है, आज 20 दिसंबर को मेरा पेपर था। फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी 8 बजे वाली, रिपोर्टिंग टाइम इसका 8 बजे होता है। मेरा पेपर ओवरऑल एवरेज हुआ है, मतलब ठीक हुआ है। एवरेज तो नहीं हुआ, एवरेज से काफ़ी ठीक हुआ है। और ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ जितना मुझे लगा था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इंसान की कुछ भी गलतियाँ हो जाए तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ फिर भी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ हुई शायद, तो वो मैं सुधार सकता था। बाकी पेपर मेरा ठीक हुआ है, ज़्यादा बेकार नहीं हुआ कि बहुत बेकार हुआ, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। तो लोग कहेंगे कि और क्या चाहिए आपको, नहीं अच्छा हुआ मेरा पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर में क्या था क्या नहीं था, सब बात करेंगे। और आज थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि क्या बातें थी क्या नहीं थी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए हैं, लेकिन मेरा कुछ और नज़रिया है इंग्लिश के प्रति, और कुछ और मानना है। कैसे? मुझे लगता है कि इंग्लिश जैसे कि थोड़ा इजी आ रही थी पहले, जैसा लोगों ने मुझे बताया, लेकिन आज मुझे लगा थोड़ा सा इंग्लिश के, मैं एक ही वर्ड कहूँगा, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, कहने का मतलब ये कि काफ़ी सारे ऑप्शंस जो थे बहुत सिमिलर लग रहे थे, जो सही भी लग रहे थे। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग लगी मुझे, और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब दिक्कत कर रही थी। सबसे पहले बात करता हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जो वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन होते हैं कि ए बी या सी, जैसे ये चेंज करने वाले होते हैं, या बताना होता है कौन सा वर्ड कहाँ पे फिट बैठ रहा है सेंटेंस में, तो मैंने वो किए। वो सबसे इजी क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन वो थे। और ऐसे करके फिर कुछ मतलब उसके बाद जो इनकरेक्ट वाले होते हैं ना, फाइंड द इनकरेक्ट या करेक्ट सेंटेंस, उसमें क्या था, आपको जैसे एक सेंटेंस में ABCD दिया होता है जनरली जो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या था, आपके पास 4 सेंटेंस थे और 3-4 सेंटेंस थे, उसमें से आपको एक करेक्ट निकालना था। तो ऑब्वियसली ये वाली जो चीज़ है थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है एज कम्पेयर टू दैट, क्योंकि यहाँ पे 4 सेंटेंस में आपको गलतियाँ ढूंढनी पड़ती है, वहाँ पे आपको एक में ही ढूंढनी पड़ती है। और इसके बाद भी ऑप्शन जैसे A एंड B ओनली C ऐसे दिए हुए थे, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, और यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। उसके बाद बात करता हूँ मैं, जो फिलर्स थे, फिलर्स एक मतलब पैराग्राफ की फॉर्म में थे बहुत सारे, और वहाँ पर भी जो वर्ड्स थे, जो चीज़ें थी, मतलब 5-7 मेरे ख्याल से 5-7 थे फिलर्स, और वो भी थोड़े से ना मतलब कंफ्यूजिंग थे मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स लग रहे थे वहाँ फिट हो रहे हैं, तो लग रहा था ये भी सेट हो रहा है, ये भी सेट हो रहा है, पर हो कौन सा रहा है क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है जी, तो 3 चीज़ें बता दी मैंने आपको। सबसे पहले इजी था वर्ड स्वैप वाला जो मतलब होता है, उसके बाद एरर्स थोड़े से ठीक ठाक लगे मुझे, थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, लेकिन ये वाला मतलब जो होता है फिलर्स वाला, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। तो स्टार्टिंग जब मैंने इसको किया तो मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया था, इसके 5-7 क्वेश्चन में से मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा फिट बैठ रहा है, कहाँ पे नहीं बैठा। लेकिन मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, मेरी इंग्लिश बहुत बेकार नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे। उसके बाद बात करते हैं, जैसे एक सेंटेंस वाला होता है ना, कि सेंटेंस इंप्रूव करना है, एक जैसे सेंटेंस में एक छोटा सा फ्रेज दे दिया होता है कि इसको इंप्रूव करो, तो फिर 3-4 ऑप्शन होते हैं, ये वाला था। और इसमें भी मुझे इसलिए मुझे ठीक लगा, आसान लगा, और ये मेरे ईजिली हो गए। थोड़े ग्रामेटिकल एरर्स थे उसमें, वो पूरा सेट हो गया था। उसके बाद बात करते हैं मेनली आरसी के ऊपर। आरसी था कुछ टाइम के ऊपर था, है ना, कि जो लोग टाइम की कमी मानते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम की कमी है, उनके ऊपर आरसी था। और आरसी जो था, कुछ क्वेश्चन थोड़े मतलब ठीक ठाक थे। अगर मैं बताऊं, सिनोनिम मुझे याद आ रहा है शायद, सिनोनिम नहीं याद आ रहा मुझे, शायद अभी कुछ भी नहीं याद आ रहा, क्योंकि नहीं। ठीक है, तो इसमें एक सिनोनिम था, एक एंटोनिम था, एक इसके अंदर ही फिलर था, एक कंप्रिहेंशन के अंदर ही फिलर था। ठीक है, वो आसान था। बाकी जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन जो थे बहुत इनडायरेक्टली थे, कुछ क्वेश्चन एक आधे डायरेक्टली भी थे। तो आरसी एवरेज था, मतलब अगर आपने 8 नंबर का आरसी है, शायद 8 का ही था, तो आप 3-4 नंबर इसमें लेके आ सकते थे बहुत इजीली, मुझे लगा। बाकी के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। ठीक है जी, ओवरऑल बात करते हैं, इंग्लिश मुझे मॉडरेट लगी, इजी मुझे बिल्कुल नहीं लगी है। तो जिन लोगों को लगता है इंग्लिश इजी थी, आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश होगी। अदरवाइज अगर आपने फिर भी अटेम्प्ट किए हैं, तो एक्यूरेसी देख लेना अपनी, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है इंग्लिश में। क्योंकि मुझे लगता है कि एक्यूरेसी का मतलब ही इंग्लिश के लिए, भैया क्वांट रीजनिंग के लिए मतलब एक्यूरेसी का कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप क्वांट रीजनिंग में 30 क्वेश्चन करते हो, आपके 15 आने, मतलब आपको क्वांट आता ही नहीं, क्योंकि क्वांट में जो क्वेश्चन आता है वही टिक होता है। ठीक है, इंग्लिश में तो कन्फ्यूजन होती है, क्वांट में कौन सी कन्फ्यूजन है भाई कि आप उसमें एक्यूरेसी की बात करते हो। तो मेरे लिए एक्यूरेसी का मतलब ही इंग्लिश के लिए होता है। तो मैं कुल मिला के आपको बता देता हूँ जल्दी में, 24 क्वेश्चन किए हैं इंग्लिश में, और जो कि मुझे ठीक लगा। अगर गलतियां होती भी है तो 17-18 नंबर तो बनने चाहिए, इससे कम नहीं बनने चाहिए, क्योंकि गलतियां तो होने का चांस पूरा मेरे को लग रहा है। अब जिन्होंने 25 किए हैं, 26 किए हैं, 28 किए, 29 किए हैं, भैया गलत तो होंगे। देखो क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम लोगों ने बहुत श्योरिटी के साथ क्वेश्चन किए होंगे इंग्लिश में हमारी वाली शिफ्ट में, इतना मैं कह सकता हूँ। तो जब इंग्लिश मुझे ऐसी थोड़ी कन्फ्यूजिंग सी लगी, ऑब्वियसली होता है मेरे साथ कि जब इंग्लिश मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगती है, मैं थोड़ा मैथ्स में पीछे हो जाता हूँ, और वही मुझे फिर आगे फील हुआ, बताता हूँ क्या हुआ आगे। उसके बाद हमारा क्वांट का था।
क्वांट में टोटल अटेम्प्ट रहे 31, जो कि 35 भी हो सकते थे, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बताता हूँ क्या। क्वाड्रेटिक 6 आई थी, सिंप्लीफिकेशन 6 आई थी, दोनों बहुत आसान थी। मतलब मान लो कि 3 मिनट में या 4 मिनट में हार्डली मेरे लिए दोनों बन गई थी, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी दोनों बनाने में, बहुत आसान आसान थी, बन गई ईजिली। ठीक है जी। उसके बाद एक डी आई थी ये वाली, ठीक है, इसमें 5 चीज़ों की बात की गई थी। मुझे ये प्रॉपर याद नहीं है कि मतलब क्या फैक्ट्रीज की कौन सी यूनिट थी, बिस्किट थे, क्या थे, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है, मुझे ये याद नहीं रहता है। बट मुझे इतनी याद है 4-5 ऐसी पाई चार्ट के अंदर 4-5 पोर्शन थे, और 7200 ये मुझे कुल याद है कि यही टर्म था, और ये परसेंटेज दी हुई थी 18%, 13%, और ये इनका मतलब पर्टिकुलर निकालना था। जैसे एक के लिए क्या हो जाएगा 18 × 72 ऐसे था, और इसके शायद 6 क्वेश्चन थे, तो ये तो मुझे आसान लगा। थोड़े से क्वेश्चन जो थे कैलकुलेटिव थे, क्योंकि देखो 18 × 72, 13 × 72 थोड़ा सा टाइम लेता है मल्टीप्लिकेशन करने में, बाकी आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। इसमें 6 क्वेश्चन थे, ये आप इजीली कर सकते थे, डुएबल थी। ठीक है जी, कुछ नहीं था, डायरेक्ट था, एक वेरिएबल में डी आई थी और कुछ नहीं करना था, पाई चार्ट के ऊपर थी, मतलब ठीक थी, ईजी थी। उसके बाद बात करते हैं, ये आपके पास एक आई होगी डी आई, जो काफ़ी लोगों ने शायद स्किप कर दी होगी। इसमें क्या था कि आपके पास एक पहले लाइन ग्राफ दिया था, उसमें दिया था एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी कॉटन और लाइनन की, दोनों की शर्ट जो है कितनी बनाती है एक कंपनी, कितनी मैन्युफैक्चर करती है एक कंपनी, और एक लाइन रिप्रेजेंट करती थी नंबर ऑफ कॉटन शर्ट सोल्ड। ठीक है जी। और नीचे एक बार ग्राफ दिया हुआ था, बार ग्राफ कह रहा हूँ सॉरी, ये एक बॉक्स वाला दिया हुआ था, और इसमें लिखा हुआ था कि आपके पास लाइनन जो शर्ट्स हैं वो कितनी सोल्ड होती हैं। तो ये भी 4 थी शायद, 4 या 5 थे, मुझे इतना याद नहीं, तो ऐसे दिया हुआ था। अब इसके लिए सिंपल फंडा था, कुछ नहीं करना था आपको एक बॉक्स बना लेते और यहाँ पे लिखते ABCD, और यहाँ पे टोटल लिख देते जो मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, और यहाँ पे कॉटन सोल्ड और लाइनन सोल्ड, खत्म, बस इतना बनना था ये। और यहाँ पे टोटल लिखो, टोटल लिखो, टोटल लिखो, टोटल लिखो, यहाँ पे लाइनन सोल्ड, कॉटन सोल्ड, और यहाँ पे लिख सकते हो अनसोल्ड, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको पता लगी जाएगा अनसोल्ड कौन सी होगी, इन दोनों को मिला के इसमें से माइनस कर दो, वो अनसोल्ड आ जाएंगी आपकी। तो ये आसान था, मुझे आसान लगी, मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने लास्ट में किया था, इससे पहले मैंने केसलेट स्टार्ट कर दिया था, और ये आपका केसलेट था, ये आपका केसलेट था। अब केसलेट काफ़ी लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूँ, बट मैं एक चीज़ देखी है, मैंने ऑब्जर्व करी है, केसलेट आसान होता है अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी है और अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। ठीक है जी। ये केसलेट था, बिल्कुल ऐसा मेरा बन रहा था, मुझे याद है, और 2019-21 2 साल थे, और ABC 3 ही टर्म्स थी इसमें, और शायद मुझे लगता है 3 कंपनी के स्टेक्स की बात की गई थी या शेयर्स की बात की गई थी, मुझे इतना याद आ रहा है, यही मेरे दिमाग में आ रहा था। तो ऐसी कुछ बात की गई थी 3 कंपनियों के बारे में। और यहाँ पे जैसे पहला स्टेटमेंट ये थी कि जैसे इन दोनों को मिला के 300 आ रही है, ऐसे कुछ था, ये और ये शायद सेम थे, है ना, ऐसे कुछ था। तो जब मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था, उसके बाद 4-5 लाइनें थी यार, और मैं इसलिए कहता हूँ कि 4-5 लाइनें थी, और केसलेट आसान होता है, बट फोकस से करना होता है आपको। तो मेरा लास्ट में जब मैंने एक्स से लिखना शुरू किया, वेरिएबल से, सारे एक्स की टर्म्स में बन गए थे, और फिर लास्ट में क्या हुआ कि मेरा आंसर जैसे आ रहा है 664 था यहाँ पे, और 47 से डिवाइड करके एक्स की वैल्यू निकलनी थी। तो मैंने देखा है तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे पड़ गया पंगा, क्योंकि सारा सॉल्व कर लिया और सारे एक्स की टर्म्स में वैल्यू थी, जब ये डिवाइड नहीं हो रहा है दैट मीन्स गड़बड़ कभी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू पूरा इंटीजर आना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आंसर सेट होगा। फिर मैंने दोबारा, क्योंकि आप देखो केसलेट बिल्कुल पजल की तरह, अगर आपने गलती करी तो आप फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ती है आपको। फिर मैंने दोबारा शुरू किया, तब मैंने देखा यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 564 बनेगा, और ये 47 ये कम बढ़ता, और ये 47 दूनी 94 बढ़ता, एक्स की वैल्यू 12 आती, और ये पुट करके आंसर आते। बट जब तक वो हो गया था भाई, चिड़िया चुग गई थी खेत, टाइम खत्म हो गया था, एक क्वेश्चन में ऐसा कर पाया था लास्ट में। तो कुल मिला के भाई मैं कर पाया हूँ, देखो 31 क्वेश्चन। ठीक है, ये केसलेट अगर मेरा नहीं फंसता तो भगवान मैं 35 क्वेश्चन कराता भगवान की दया से, पर आज नहीं हो पाए। होता है यार, होता है। देखो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप इतनी तैयारी करो कि जिस दिन आपका वर्स्ट डे हो ना, उस दिन भी आप सिलेक्शन ले जाओ, ये चीज़ होती है, ध्यान रखो। और अगर आज मेरा वर्स्ट डे था, मेरी केसलेट फंसी, मेरी पजल भी फंसी, एक पजल तो काफ़ी लोगों की फंसी मैंने सुना है, तो फिर भी आपके पास सिलेक्शन हो, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग मुझे ठीक लगी, एवरेज ही लगी, मुझे बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं लगी। बात करते हैं जैसे सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पजल की। एक अनसर्टेन नंबर की पजल आई थी, लीनियर थी, बहुत आसान थी, कुछ वेरिएबल नहीं, कुछ भी नहीं, 9-10 बंदों की उसका आंसर जो है 9-10 आ रहा था लास्ट में, इतना मुझे याद है, 9 या 10 था, एक एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है। स्लॉग्स थे 3, आसान थे बिल्कुल, इनक्वालिटी 3 आसान थे बिल्कुल,
कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन था, AIDE से आ रहा था, मुझे तो लगा शायद कोई वर्ड नहीं बनता है, अगर आपको कुछ वर्ड बना तो बता दो। ये 4 मतलब लेटर से एक वर्ड बनाना था, तो ये आ रहे थे AIDE, इनसे कोई वर्ड नहीं बन रहा था मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर बनता है तो बता दो, आप कमेंट में बता दीजिएगा। एक नंबर वाला क्वेश्चन था कि 6 7 8 9 4 3 ये नंबर है, इसमें आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला। एक वर्ड वाला क्वेश्चन था, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, ठीक है जी। तो ये 3 3 6 और ये 3 क्वेश्चन मिसलेनियस के थे। पजल का ये क्वेश्चन था, एक ऊपर वाला आपको बताया अनसर्टेन वाला। एक डायरेक्शन जो था, डायरेक्शन डिस्टेंस था भैया, और ये प्री में डिजर्व नहीं करता था आना, बिल्कुल 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन था। मतलब जैसे होता है ना कि एक तो अतुल चला है यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उसके बाद एक और लड़का है रोहित चला है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और फिर दोनों का एंड पॉइंट मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन आए थे इसमें। तो मुझे लगता है कि ये प्री में तो आना डिजर्व नहीं करता था, बट चलो ये आया था और मैंने ये चूज़ कर लिया था, ये मेरी गलती थी। अगर मैं पजल को टाइम देता तो शायद 6 क्वेश्चन वाली मेरी पजल छूट गई, एक 5-6 क्वेश्चन थे उसमें, वो छूट गई कारण क्योंकि मैंने इसको टाइम दिया और शायद ये मेरे से गड़बड़ हो गई थी, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, ये थी आपकी नॉर्थ साउथ वाली पजल थी, इजी थी। 7 लोग बैठते थे कि कुछ लोग नॉर्थ में कुछ लोग साउथ में, ये एंड दिया हुआ था कि नॉर्थ वाले शायद साउथ से कम था, यही था शायद। और ये पजल बहुत आसान थी, डायरेक्ट बन रही थी, कोई इसमें वेरिएबल वगैरह नहीं थे। उसके बाद ये पजल थी, एक 10 बंदे बैठे हुए थे जिनके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई शायद 5 महीनों की डेट थी, और 9-25 डेट पे उनका जन्म हुआ था शायद, या कुछ भी हुआ था। और ऐसे ये वाली पजल थी, आपको पता होगा सिंपल वाली जो होती है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और 2 डेट लगती हैं, ऐसे बना लेते हैं उसको। तो ये आसान सी ये पजल थी। उसके बाद एक मंडे टू फ्राइडे वाली पजल थी, इसमें एक वेरिएबल था, सिटी वाला बैच था कि मुंबई कोलकाता से करके दिया था। मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे से 5 दिन थे, और इनमें वेरिएबल दिया हुआ था एक। तो ये आसान था, ये भी बन गया था इजीली। लास्ट जब मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे तो मैं 27 क्वेश्चन बना लिए थे मैं, और उसके बाद ये पजल बची हुई थी और मेरे ये 2-3 क्वेश्चन बचे हुए थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन बचे होंगे शायद मेरे। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि ये वाला पजल जो मेरी नहीं बन पाई, 4 मिनट बचे थे शायद, और मैंने 2 मिनट में ट्राई करा, 2 मिनट में इसका 2 या 1.5 मिनट में क्लू नहीं निकल पाया। एक क्लू में फंस गया था मैं, जिसमें शायद काफ़ी लोग फंसे होंगे, वही कि जो डिफरेंस था आ रहा था शायद बी और डी का इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी और यू था शायद, आ रहा था पता नहीं। तो इस वाले में फंस गया था। फिर मुझे 2 मिनट पड़े थे तो मैंने सोचा कि ये छोड़ो, अब तो ये बननी नहीं बननी श्योर नहीं था, इसलिए मैंने ये 3 बना लिए, अपने नंबर इंक्रीज कर लिए। तो शायद मुझे लगता है मेरे क्वेश्चन जो है 29, ये 3 बनाए 2 बनाए याद नहीं मुझे, बट मैंने 29 मेरे इसमें टोटल अटेम्प्ट्स हो गए, ठीक है। ओवरऑल अगर जैसे मैंने बाकी सारे शिफ्टें नहीं दी हैं, बट मुझे लगता है कि यही लेवल होना चाहिए। मेरे IPS PO प्री में दिया था और सेम लेवल का पेपर है, शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बाकी मुझे लगता है यही होना चाहिए। और डिफिकल्टी लेवल में कहूँगा क्वांट की ठीक थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं था पेपर, आसान था हमारा तो पेपर भी। क्योंकि देखो मुश्किल चीज़ें पैदा क्या करती हैं, नंबर सीरीज जो होती है ना वो थोड़ी मुश्किल पैदा कर देती है। अगर क्वाड्रेटिक या फिर अप्रॉक्सीमेशन आती है थोड़ी सी आसान होती है, और नंबर सीरीज थोड़ी ऑब्वियसली मुश्किल पैदा कर देती है। तो वहाँ से माइंडसेट चेंज हो जाता है बंदे का कि यार ये आ गया, वो करना इसको टाइम लेती है वो चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है पजल एक आधी वेरिएबल वाली और आ गई किसी शिफ्ट में, बाकी ऐसा कुछ खास मुश्किल नहीं आता। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गया हो। थोड़ा सा क्या होता है कि माइंडसेट हमारा फर्क पड़ जाता है जब हम देखते हैं कि ये आ गया, उसके बाद एक DI कोई हमारी बहुत मुश्किल आ गई है, फिर हम बाकी सारे क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते हैं, हम उनको डिफिकल्ट लेके मान जाते हैं। और अब जैसे अगर DI आए तो अर्थमेटिक नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल बन जाता है हमारे लिए पेपर ना। वो मैं हमारी गलती नहीं कहूँगा, बट ऐसा माइंडसेट हमारा बन जाता है कि पेपर फिर हमारा बहुत कम अटेम्प्ट हो पाता है, और वो हमारी गलती हुई। देखो अगर आप 14-15 अटेम्प्ट करते हो वो तो फिर हमारी गलती है, लेकिन अगर आप 20-21-22 अटेम्प्ट करो तो वो ठीक है, जेन्युइन है कि हाँ हो सकता है कि मुश्किल था पेपर। बट अगर आप 14-15 अटेम्प्ट करें वो ऑब्वियसली फिर हमारी गलती है, हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। भैया इतना मुश्किल तो नहीं आता पेपर कि सिर्फ 14-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, वो फिर हम उस बर्डन के तले दब गए कि ये क्वेश्चन मुश्किल था और उसके तले दबते चले गए, ठीक है जी। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा आसान ही साइड पे कहूँगा मैं, इजी साइड पे था। टोटल मेरे अटेम्प्ट्स हो गए 84, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 75 से ऊपर ही आएंगे। बाकी देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में मेरे को लगता है कि एक्यूरेसी नहीं है, और जो कह रहे हैं एक्यूरेसी उनको हैट्स ऑफ, क्योंकि भैया पेपर तो थोड़ा मुश्किल इंग्लिश में तो मुझे थोड़ा लगा मुश्किल है, ठीक है जी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको सब कुछ मिला वैसे सीखने को। थैंक यू सो मच, फिर मिलेगा एक जल्दी वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहो, बाय।